Good morning, everyone. Today we are going to discuss the last part of the indirect utility function, and therefore we have labeled this presentation, this lecture, as indirect utility function and Shepherd lemma. आज लास्ट लेक्चर है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पर, और इस लास्ट लेक्चर का जो टाइटल है हमने दिया है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड शेपर्ड लेमा। लास्ट टर्म पे जब आपसे डिस्कशन हुआ था तो उसमें हमने जो फिफ्थ लेक्चर था उसमें हमने आपसे रॉयज आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन किया था, और रॉयज आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करके बताया था व्हाट बेसिकली इज रॉयज आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर हम उससे आगे चलेंगे रॉयज आइडेंटिटी से, क्योंकि रॉय आइडेंटिटी में आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो ये था कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का लेते हैं, इफ वी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन with respect to the income of the consumer and price of the goods, and if we take the ratio of these derivatives along with the negative sign, then we get the optimal consumption bundle of goods that consumer wish to consume. और उस रॉ आइडेंटिटी के माध्यम से हमने मार्शल डिमांड फंक्शन निकाला था। उस मार्शल डिमांड फंक्शन में अगर आपको याद हो तो वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिवन है, अल्फा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम वहां पे बताया था लास्ट इक्वेशन में, वो कांस्टेंट है, और इसलिए जो प्राइस है दैट वेरीज इनवर्सली टू द क्वांटिटी डिमांडेड। तो वहां पे हमने मार्शल्स डिमांड फंक्शन को डिराइव किया था रॉयज आइडेंटिटी के माध्यम से। तो याद रखिएगा जो रॉय आइडेंटिटी और शेपर्ड लेमा में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है कि रॉय आइडेंटिटी आपको तब मिलती है जब आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं इनकम और प्राइस के रिस्पेक्ट में, और उनका जब रेशियो लेते हैं तब along with the negative sign then you get the optimal quantity that consumer wish to consume of the good X1 or X2। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रॉ आइडेंटिटी में आपने क्या पढ़ा, और यहाँ पे उसी रॉ आइडेंटिटी से हम आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड शेपर्ड ने ये लेमा दिया था, ये प्रपोजिशन दिया था, और उन्होंने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जो एक्सपेंडिचर फंक्शन, जो आपने एक्सपेंडिचर फंक्शन डिराइव किया था मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मीट अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, तो वो जो मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मीट अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी व्हेन वी पार्शियली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जब हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को प्राइस ऑफ द कमोडिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, then we get the Hicksian demand function or the compensated demand function। रॉयज आइडेंटिटी के केस में आपको अनकम्पेंसेटेड डिमांड फंक्शन मिलता था, और वहां पे आप रेशियो लेते थे पार्शियल डेरिवेटिव्स के इनकम और प्राइसेस का विद अ नेगेटिव साइन, तब आपको मार्शल का जो है अनकम्पेंसेटेड डिमांड फंक्शन मिलता था। लेकिन शेपर्ड लेमा में जो सिचुएशन है इसके थोड़ा अलग है, और वो अलग ये है कि यहाँ पे आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी आपको बताया था, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन को, वाई को, जो मिनिमम एक्सपेंडिचर आपने लास्ट टर्म पे निकाला था टू ऑब्टेन अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, और उस एक्सपेंडिचर फंक्शन को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब आपको कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन मिलता है।
और वो कंपेंसेटरी डिमांड फंक्शन किसी और ने नहीं, हिक्स के केस में आपने पढ़ा था, हिक्स ने वो डिराइव किया था, इसलिए हम उसे हिक्स डिमांड फंक्शन या हिक्सियन डिमांड फंक्शन या कंपेंसेटरी डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉय आइडेंटिटी एंड द शेपर्ड लेमा। और इस बेसिक डिफरेंस को स्टडी करने के बाद यहाँ पे हमने उसी चीज को लिखा है कि शेपर्ड लेमा टेल्स अस, देखिए सबसे ऊपर, शेपर्ड लेमा टेल्स अस दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेंडिचर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस of the commodity gives the optimal quantity demanded for a particular level of utility, gives the optimal quantity demanded for a particular level of utility। तो एक गिवन यूटिलिटी लेवल को प्राप्त करने के लिए जब हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं with respect to the price of the commodity, then we get the compensated demand function or the Hicks demand function or the optimal quantity which consumer wish to consume at the point of equilibrium। वही चीज जो वहां बताई थी, देखिए यहाँ पे मैथमेटिकली भी लिखा हुआ डेल्टा वाई, वाई इनकम भी आप कह सकते हैं और वो इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है, इसलिए वाई से ही हम एक्सपेंडिचर भी इंडिकेट कर रहे हैं, वाई से इनकम भी इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि एंटायर इनकम इज बीइंग स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ द कमोडिटीज। तो वाई इज बीइंग कंसिडर्ड एज ईदर इनकम और द एक्सपेंडिचर। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा P1, यानी जब प्राइस में चेंज होगा तो इनकम उसकी चेंज होगी और उसकी वजह से जो आप ऑप्टिमल पे ऑफ, जो ऑप्टिमल कंजम्पशन ऑफ गुड X1 आप लेंगे वो हमने दिया हुआ है यहाँ पे X1 के बराबर होगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा P1 इक्वल टू X1, ये शेपर्ड लेमा। अब इस शेपर्ड लेमा को हम इलस्ट्रेट भी करेंगे और इसका प्रूफ भी आपको बताएंगे, और इसकी शुरुआत जो है वो हम इक्वेशन 7 से शुरू करेंगे। इक्वेशन 7 आपने लेक्चर 4 में डिराइव किया। तो इक्वेशन 7 आप देखिएगा, इक्वेशन 7 tells us the minimum expenditure required to achieve the given level of utility। जो इक्वेशन 7 है वो बताती है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर हमें कितना चाहिए टू अचीव द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी यू स्टार। और इक्वेशन 7 that we have derived by minimizing the expenditure subject to given level of utility is given by, ये जो इक्वेशन 7 है यहाँ पे हमने दोबारा लिखी और उसे 16 लेबल कर दिया है कंटिन्यूटी में। जो पहले इक्वेशन हैं 15 तक आपने पढ़ी, उसी के आगे ये 16वां है। ये 16 नई इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन 7 है जो आपने पहले डिराइव कर रखी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये कोई नई इक्वेशन है। 16 वही इक्वेशन है जो इक्वेशन 7 आपने निकाली थी, यहाँ पे केवल उसको लिख दिया गया है ताकि हम डिफरेंशिएशन का काम आगे प्रोसेस कर सकें। तो इक्वेशन 7 क्या थी वो यहाँ दी गई है, y इक्वल टू यू स्टार P1 अपॉन एल्फा टू द पावर एल्फा P2 टू अपॉन 1 माइनस एल्फा टू द पावर 1 माइनस एल्फा। ये इक्वेशन 7 थी, यहाँ 16 करके निरूपित की गई है। जस्ट टू tell you about the continuity that we are following from 15 ahead। तो लास्ट लेक्चर में इक्वेशन 15 पे खत्म किया था, उसी के आगे ये 16वीं है। आप लोग भी चेक करते जाइएगा, नंबरिंग अगर कुछ फर्क हो तो आप उसे चेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। हमने यहाँ पे इक्वेशन मेंशन कर दी, y इक्वल टू यू स्टार P1 अपॉन एल्फा टू द पावर एल्फा P2 अपॉन 1 माइनस एल्फा टू द पावर 1 माइनस एल्फा। ये हमारी एक्सपेंडिचर इक्वेशन थी। द मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अटेन
a given level of utility which is U star. ये U star कांस्टेंट है और ये U स्टार पाने के लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर चाहिए वो Y है, और P1 प्राइस है गुड X1 का, P2 X2 का प्राइस है अपॉन अल्फा टू द पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अब इसको आइए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू P1। यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया, आप लोग अपना डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग को इक्वेशन लिखने में और जब उसको ट्रांसफर करते हैं तो चूक हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो इफ देयर इज एनी एरर तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, और अगर मुझे भी पता चलेगा तो मैं आपको कहीं ना कहीं कॉरिजेंडम के रूप में आपको उसे लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया उस इक्वेशन को जो पीछे दी है, इक्वेशन 16, जो कि कोई नई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन 7 का ही जो है हमने पहले डिराइव की थी वही है, और उसको P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो आपको मिलेगा U स्टार इंटू अल्फा 1 अपॉन P1 ब्रैकेट में, P1 अपॉन अल्फा दूसरे ब्रैकेट में टू द पावर अल्फा, तीसरे ब्रैकेट में P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1 माइनस अल्फा। फिर इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करा है और पैरामीटर्स को, कांस्टेंट्स को अलग किया है। डेल्टा y बाई डेल्टा P1 इक्वल टू U स्टार अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक ब्रैकेट में यहाँ पे किया गया है, दूसरे ब्रैकेट में P2 अपॉन P1 है, तीसरे ब्रैकेट में P1 अपॉन अल्फा टू पावर अल्फा, चौथे में P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा टू पावर माइनस अल्फा बचा। और ये इक्वेशन 17 हमने फाइनली डिराइव की है, डेल्टा y बाई डेल्टा P1 इक्वल टू U स्टार, और एक ब्रैकेट में अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा जो पहले लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में इसका रिवर्स है 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, लेकिन पावर है अल्फा की, पहले में नहीं है पावर। तीसरे ब्रैकेट में P2 अपॉन P1 है खाली, और चौथे में P1 अपॉन P2 टू की पावर है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आ रही है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये इक्वेशन 17 हमने लेबल कर दिया, जितनी रेड लाइन से इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इक्वेशंस आप फ्रेम नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, आपको समझ के लिखना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश की। इक्वेशन 3 अगर आपको याद हो ना हो तो आप देख लें, मैंने पहले भी कहा था कि जब हमारा लेक्चर पढ़ें तो आप रजिस्टर और पेन लेके बैठें और सारी इक्वेशंस लिख लें। देखिए, पढ़ाई का जो सबसे आसान तरीका है, और ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैंने कोशिश की है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है ऑनलाइन टीचिंग की उसको फॉलो करें, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। आप हमारे लेक्चर को और जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसको दोनों को कोलेट कर सकें। ये सुविधा आपको आसानी से नहीं मिलेगी कहीं, तो इसलिए आप रजिस्टर पेन लेके बैठे, जो आपका पहला लेक्चर आपने जहाँ छोड़ा है अगर आपने नोट कर रखा उसी के आगे इसको नोट कर लें, और अपने हाथ से जब नोट्स बनाएंगे तो वो आपको मेमोराइज करने में, आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। केवल सुनना है तो उससे आप लेक्चर समझ तो सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू स्टोर इन योर माइंड इट कैन नॉट बी रिटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि ये खाली लेक्चर ऐसा नहीं है कि जो आप कोई पिक्चर की स्टोरी सुन रहे हैं, यहाँ पे आपको अपने माइंड को भी अप्लाई करना पड़ेगा, और जो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको खुद देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 इसलिए रजिस्टर और पेन पे इनको नोट कर ले और फिर अपने नोट्स बना लें, क्योंकि लेक्चर हमने काफ़ी छोटे कर रखे हैं
ताकि आप उनको आसानी से समझ लें। लंबे लेक्चर्स को दिक्कत होती है सुनने में, बार बार बैक और फॉरवर्ड करने में, लेकिन छोटे लेक्चर्स को आप आसानी से कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में ये हमने निकाला था P1 अपॉन P2 इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू x2 अपॉन x1, और इसी को आप थोड़ा इंटरचेंज कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो P2 अपॉन P1 की वैल्यू मिल जाएगी। P2 अपॉन P1 क्या है? 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, उसी के ऊपर वाला है, उल्टा कर दीजिए। x1 अपॉन x2 कर दीजिए। तो दोनों वैल्यूज निकालिए, क्योंकि हमारे पास P2 अपॉन P1 का भी एक्सप्रेशन और P1 अपॉन P2 का भी एक्सप्रेशन है। इक्वेशन 17 में देखिएगा, ये दो वैल्यू हमें चाहिए, P2 अपॉन P1, इक्वेशन 17 को ध्यान से देखिएगा, और P1 अपॉन P2। तो P1 अपॉन P2 इक्वेशन 3 में निकाली हुई है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू x2 अपॉन x1, और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, P2 अपॉन P1 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा x1 अपॉन x2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 17 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे उसको, तो आप देखिएगा कि आपको मिलेगा डेल्टा y बाई डेल्टा P1 इक्वल टू u स्टार, ऐसे ही रहेगा, और बाकी जो सब्स्टिट्यूशन के बाद 1 माइनस अल्फा और अल्फा ये सब कट जाएंगे, आपको मिलेगा एक ब्रैकेट में x1 अपॉन x2, दूसरे ब्रैकेट में x2 अपॉन x1 टू द पावर अल्फा, ये मिलेगा। तो बड़ा ध्यान से कीजिएगा इस चीज को। डेल्टा y बाई डेल्टा P1 इक्वल टू u स्टार x1 अपॉन x2 इंटू x2 अपॉन x1 टू द पावर अल्फा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई देखिए कीजिए, क्योंकि x1 अपॉन x2 एक ब्रैकेट में, x2 अपॉन x1 दूसरे ब्रैकेट में, इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 तो पावर माइनस अल्फा ऊपर जाएगा, तो x1 और x2 नीचे आएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, तो x1 अपॉन x2 की पावर 1 माइनस अल्फा, ये बचेगा। इक्वेशन 18 है, बहुत छोटी इक्वेशन है, इसको आप देखिए गौर से और आप निकालिए इसको। डेल्टा y बाई डेल्टा P1 इक्वल टू u स्टार x1 अपॉन x2 टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ये हिग्स का कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन है। इक्वेशन 18 जो है दैट इज द हिग्स कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन। क्यों? अब इसको भी समझ लीजिए। डेल्टा y बाई डेल्टा P1 इक्वल टू u स्टार x1 अपॉन x2 टू द पावर 1 माइनस अल्फा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि u स्टार फिक्स है, कांस्टेंट है, आपको ये यूटिलिटी लेवल प्राप्त करना है। दिस इज द यूटिलिटी लेवल विच यू वांट टू अचीव, u स्टार। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि अगर प्राइस चेंज होता है, डेल्टा स्मॉल चेंज है, P1 में जब छोटा चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में कॉजल फैक्टर है, वो कॉज है, ऊपर इफेक्ट है, रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर प्राइस थोड़ा सा चेंज होगा तो उसकी वजह से कंज्यूमर की इनकम भी अफेक्टेड रहेगी। If there is a small change in price, then real income of the consumer would also be affected. तो अगर P1 मान लीजिए बढ़ता है, P1 increases, तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर Y जो है वो घट जाएगी। तो डेल्टा Y बाई डेल्टा P1 ये रेशियो पूरा कम हो जाएगा। अब U स्टार राइट हैंड साइड में फिक्स है। जब मार्शल का पढ़ा था आपको याद होगा, अल्फा फिक्स था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम,
लेकिन यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी मनी इनकम नहीं है, यहाँ पे यू स्टार गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी जो कंज्यूमर प्राप्त करना चाहता है, विच कंज्यूमर विश टू अटेन, ये फिक्स है। तो अगर ये फिक्स है तो x1 अपॉन x2 चेंज होगा। और x1 x2 कैसे चेंज होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे रेशियो कम हुआ है तो x1 अपॉन x2 का रेशियो कम करना पड़ेगा, और कम तब होगा क्योंकि अब x1 महंगा है x2 के मुकाबले। x1 इज रिलेटिवली डियरर, डियरर मतलब महंगा है, x1 इज रिलेटिवली डियरर टू x2, तो कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट x2 इन प्लेस ऑफ x1, तब कंज्यूमर x2 जो है उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा, x1 का कंजम्पशन कम करेगा, यानी कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ x2 इन प्लेस ऑफ x1। और जब ज्यादा x2 लेगा और x1 कम होगा तो राइट हैंड साइड में x1 अपॉन x2 का रेशियो भी कम हो जाएगा। और ये एडजस्टमेंट तब तक होगा जब तक लेफ्ट और राइट साइड बराबर ना आए, और यू स्टार तब अनचेंज रहेगा, यू स्टार वुड रिमेन अनचेंज। तो यानी consumers income is being compensated in such a way that consumer has to rearrange its purchases of x1 and x2 in such a way to achieve the same level of utility U star। इसलिए इसे कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन कहते हैं या हिक्सियन डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसी चीज को हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी समझाने का कोशिश किया। एक एक चीज जो आपको बताई है यहाँ पे समझाई गई है। वही 18वीं इक्वेशन यहाँ दोबारा लिखी गई है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा P1 इक्वल टू यू स्टार x1 अपॉन x2 पावर 1 माइनस अल्फा। कई बार हम उसको रिपीट करते हैं ताकि अगर आप एक स्लाइड में मिस करें दूसरे में समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आपको वर्बल एक्सप्लेनेशन लास्ट स्लाइड में दिया था उसका रिटन एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। अब आप कोलेट कीजिए, ऊपर इक्वेशन बनी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, हमने सेकेंड इक्वेशन के बाद वाला आप हिस्सा पढ़िएगा। ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड एज P1 राइजेस रियल इनकम फॉल्स, जब P1 बढ़ेगा तो रियल इनकम कम हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन के बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आदमी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है अगर इनकम साथ में नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे वही चीज है, P1 बढ़ेगा तो रियल इनकम कम होगी। और दूसरा देखिए रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा P1 टू डिक्लाइन, वो भी कम हो जाएगा। राइट हैंड साइड में यू स्टार इज अ गिवन और फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी विच कंज्यूमर विश टू अकम्प्लिश, जो कंज्यूमर प्राप्त करना चाहता है, अकम्प्लिश प्राप्त करना चाह रहा है। अब देखिए द ओनली ऑप्शन फॉर कंज्यूमर देयरफॉर, इसलिए जो ऑप्शन है कंज्यूमर के पास टू रीअरेंज परचेजेस, कि परचेजेस को रीअरेंज करे बाय हैविंग मोर ऑफ x2 इन प्लेस ऑफ रिलेटिवली डियरर कमोडिटी x1। इसलिए कंज्यूमर के पास एक ही ऑप्शन है कि अपनी परचेजेस को रीअरेंज करे और अधिक x2 खरीदे, क्योंकि x2 अब रिलेटिवली सस्ता है, इज चीप एज कंपेयर टू द कमोडिटी x1। तो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पाने के लिए ही हैज टू मेक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो हम इसे बार बार कह रहे हैं ये दिस इज हिक्स कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन। जो वर्ड कंपेंसेटेड यूज हो रहा है उसका अर्थ सिर्फ इतना है, जो हम इस पूरे स्लाइड शो में मेंशन नहीं कर सकते, अलग से दिखा नहीं सकते, लेकिन वो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे अगर हमें उसके यू स्टार को मेंटेन करना है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन प्राइस बढ़ने से जो इनकम लॉस है वो इनकम लॉस कहीं से कंपेंसेट होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको कंपेंसेट करे।
और यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो या तो जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ा है तो कुछ सब्सिडी ग्रांट करे किसी ना किसी फॉर्म में कमोडिटीज पर, या गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, जिससे कंज्यूमर को कंपेंसेट किया जा सके बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। तो एक्सटर्नल एजेंसी का रोल इम्पोर्टेंट है इफ वी वांट कि कंपेंसेशन हो। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे रॉयल आइडेंटिटी में भी हमने आपको बताया था कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो हायर इलास्टिसिटी है उस पर लो टैक्स होना चाहिए गुड्स पे, और लो इलास्टिसिटी पे हायर टैक्स होना चाहिए रॉयल आइडेंटिटी में। और गवर्नमेंट वहाँ पे हमने आपको मोटरसाइकिल का भी एग्जांपल दिया था, और होंडा एक्टिवा जो स्कूटर है जो आजकल बहुत प्रचलित है उनका भी एग्जांपल दिया था कि इनकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है, और गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि उस पर जीएसटी कम हो सके। और अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो हुई कल, उसमें तो एक इशू जो डिस्कस हुआ वो स्टेट्स को कैसे हम कंपनसेट करें, क्योंकि उनका सेस डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन एक इशू और है जिसपे केंद्र सरकार विचार कर रही है कि क्या इन कमोडिटीज पे जो 28% जीएसटी लगता है उसे कम किया जा सके। तो वहां उसका एप्लीकेशन हमने आपको बताया था, और यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी शेपर्ड लेमा का एप्लीकेशन है जो आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर इनकम रियल इनकम फॉल हो रही है, या तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्सटर्नल एजेंसी या गवर्नमेंट करे, और या किसी तरह की सब्सिडी ग्रांट करे। तो अब आजकल सब्सिडी का प्रचलन कम होता जा रहा है, बारिंग फ्यू गुड्स, बहुत से गुड्स अब नॉन सब्सिडाइज रह गए हैं। तो इधर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर could be initiated to compensate the loss in income, at least to those who cannot afford. तो रोल है गवर्नमेंट का, यहाँ पे भी शेपर्ड लेमा में भी रोल है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा P1 इक्वल टू U स्टार x1 अपॉन x2 पावर 1 माइनस अल्फा। तो जब भी P1 बढ़ता है, रियल इनकम कम होती है, तो कंज्यूमर मेक्स सब्स्टिट्यूशन of relatively cheaper commodity in place of the dearer commodity, और वो सब्स्टिट्यूशन तब तक चलेगा जब तक कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर ना हो, और हम सेम यूटिलिटी स्तर को पुनः ना पा सकें। वी कुड अगेन रीच द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी यू स्टार। ये चीज इस स्लाइड में हमने दिखाने की कोशिश की है, और वही चीज यहाँ पे लिखी है। दिस सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x1 एंड x2 कंटिन्यूज टिल फॉल इन द रेशियो ऑफ x1 बाई x2 पावर 1 माइनस अल्फा becomes equal to fall in the ratio of delta y by delta p। जब तक लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं हो जाएंगी तब तक ये एडजस्टमेंट प्रोसेस चलता रहेगा सब्स्टिट्यूशन, और thus increase in price of x1 is associated with reduction in the consumption of x1। कि जब प्राइस x1 का बढ़ेगा तो x1 का कंजम्पशन कम हो जाएगा, in such a way that consumer continues to enjoy fixed level of utility। वो वही यूटिलिटी प्राप्त कर सके by substituting more of x2 in place of x1। तो ये नटशल में शेपर्ड लेमा है कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, तो वो हमें हिक्सियन डिमांड फंक्शन देगा। यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो इनकम कम होगी, और सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पाना है तो हमें x1 को कम करना पड़ेगा और x2 का कंजम्पशन बढ़ाना। और ये एडजस्टमेंट प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक लेफ्ट और राइट साइड का एडजस्टमेंट चेंज का बराबर ना हो, और कंज्यूमर अगेन enjoys U star same level of utility।
और यहाँ पे वही चीज लिखी है, शेपर्ड लेमा गिव्स हिक्स कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू स्टार x1 टू पावर अल्फा x टू पावर 1 माइनस अल्फा। अब यू स्टार की ये वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 2 में, ये वैल्यू हमने बताई थी। अगर आप देखें इक्वेशन 2 तो यू स्टार की वैल्यू वहां मिलेगी आपको, यू स्टार इक्वल टू x1 टू पावर अल्फा x टू पावर 1 माइनस अल्फा, और वो वैल्यू इक्वेशन 18 में रखते हैं। इक्वेशन 18 आपकी यू स्टार x1 अपॉन x टू पावर 1 माइनस अल्फा, तो यू स्टार की जगह पे हम x1 टू पावर अल्फा x टू पावर 1 माइनस अल्फा रखते हैं। तो जब आप रखेंगे तो आप देखिए x टू पावर 1 माइनस अल्फा सीधा कट जाएगा, और x1 की पावर अल्फा x1 की पावर 1 माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जाएगा, केवल x1 बचेगा। और यही शेपर्ड लेमा है, डेल्टा y बाय डेल्टा p1 इक्वल टू x1। दिस इज द इक्विलिब्रियम परचेज ऑफ x1 which consumer makes after price change। आफ्टर प्राइस चेंज, प्राइस चेंज के बाद वो x1 इतना खरीदे, क्योंकि प्राइस चेंज होने से इनकम कम होगी, और इनकम कम होने से क्या है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो इनकम कम होगी, रियल इनकम, और इनकम कम होने से x1 की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम परचेज जो है दैट हैज टू बी रीअरेंज्ड, and that rearrangement would lead to less of x1 if price increases, and vice versa also, if price decreases then more of x1 in place of x2। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है P1 और x1 में, ये हिक्सियन कंपेंसेटरी डिमांड फंक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी उसकी फॉल इन इनकम है वो, उसमें गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, वो उसको कंपेंसेट करेगी इधर थ्रू सब्सिडी और थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट। और कंज्यूमर जो है दैट वुड ओनली मेक रीअरेंजमेंट ऑफ परचेजेस, इट विल परचेज मोर ऑफ द चीपर कमोडिटी एज कंपेयर टू द अदर कमोडिटी अवेलेबल टू हिम। और इन इक्विलिब्रियम अगर P1 बढ़ता है तो he will have to buy, the consumer would have to buy less of x1। और ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और x में, इसे हम हिक्स डिमांड फंक्शन कहते हैं या कंपेंसेटरी डिमांड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि there is a constant level of utility that has to be achieved। So this is all about the Shepherd lemma, indirect utility function and Shepherd lemma। सजेस्टेड रीडिंग्स मैंने दे रखी है, ये लास्ट लेक्चर है था जो मैंने आज आपके सामने रखा है, और किताबें वही हैं जो आपको पहले बताई थी। आप इन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाए हैं। और एक लेक्चर जो C4 लिया था, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन C4 लेक्चर, उसमें एक कोरिजेंडम भी यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है इक्वेशन 6 में। और वो कोरिजेंडम ये है कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा जो है, इसकी पावर वहाँ पे अल्फा ले गया था, खाली यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। तो उस इक्वेशन को चेक कर लीजिएगा, ये कोरिजेंडम है x1 इक्वल टू यू स्टार अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा पावर 1 माइनस अल्फा P2 अपॉन P1 टू पावर 1 माइनस अल्फा। आप इस इक्वेशन को चेक कर लीजिएगा, ये करेक्ट इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखी है, और वहाँ रिप्लेस कर लीजिएगा इक्वेशन 6 को। एक माइनर गलती है, केवल मन माइनस नहीं लगा पावर, तो आप इसको देखिएगा और ये इक्वेशन सही है, क्योंकि जहाँ पे इक्वेशंस में कहीं पे चूक हो सकती है, कॉपी करने में माइनर एरर कोई आ सकती है, तो जहाँ पे भी होगी हम बाद के लेक्चर में उसे ऐसे कोरिजेंडम मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे वही किया गया है। और आप जो स्टूडेंट हैं, जो जागरूक स्टूडेंट हैं, कई बार मुझे पॉइंट आउट भी कर देते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम।
और अपना फीडबैक देते रहिएगा, इक्वेशंस वगैरह चेक कर लीजिएगा। और जैसे यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा P1 के लिए मैंने निकाला है। एक और असाइनमेंट आपके लिए यहाँ पे है कि शेपर्ड लेमा आप दूसरे केस में डिराइव कीजिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा P2 का, और देखिए वो x2 के बराबर आ रहा है। और उन रिजल्ट्स को इसी तरह आप प्रेजेंट कीजिए जैसे हमने किया है, तो आपको बहुत मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ शेपर्ड लेमा हमारी समझ में आ गया। ऐसे आप बुक्स पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा। शेपर्ड लेमा यही नहीं है, कॉस्ट फंक्शन में भी आगे है। तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे उसका एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। आपको ये भी बता दिया है कि उससे हम कैसे हिग्स डिमांड फंक्शन डिराइव करते हैं। और हिग्स डिमांड फंक्शन को हम कंपेंसेटरी डिमांड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी स्तर जो है वो कांस्टेंट है। और रॉयज आइडेंटिटी के केस में हम मार्शिलियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं। तो वो भी फर्क आपको माइंड में रखना, क्योंकि अगर मान लीजिए कोरोना काल चलता रहा और आपका एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव देना पड़ा नेक्स्ट, तो आपको रॉय आइडेंटिटी में क्या फर्क है और शेपर्ड लेमा में क्या फर्क है, ये सब चीजें आनी चाहिए। बड़ा आपको माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव ऐसे टिक नहीं कर सकते। आगे आपको नेट का एग्जाम देना है, यूजीसी नेट, तो आपको ये सब चीजें बहुत गहराई में जाके पढ़नी पड़ेगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज इंटेंसिवली कवर करके बताएं, और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उस लेक्चर को आप फॉलो कर सकें। और कहीं भी आप दिक्कत है आप फोन करके हमें पूछ सकते हैं 9451388135 पे। और जो असाइनमेंट ये दूसरा आज हम आपको दे रहे हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा P2 इक्वल टू x2, इसको करके देखिएगा। और असाइनमेंट हो जाए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक बहुत कम मिल रहा, बहुत कम मिल रहा। आप लोग करके फीडबैक दीजिए, बहुत लेथार्जिक मत होइए, और बहुत आप अपने को डिप्रेस मत महसूस कीजिए। एनर्जेटिक रहिए, एनर्जेटिक रहिए। जो हर रात है उसकी कोई ना कोई सुबह होगी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों कोई ना कोई वैक्सीन जरूर आएगी, इलाज मिलेगा। और या ये कोरोना वायरस अपने आप खत्म होगा, केवल ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है। ऑलरेडी जो इंडिकेशंस हैं कि इट इज चेंजिंग इट्स शेप, और अपनी पोजीशन वो जो एमिनो एसिड्स की पोजीशन है वो इसकी ऑल्टर हो रही है, और धीरे धीरे करके हो सकता है कि इसका इफेक्ट डाइल्यूट हो जाए। तो बी पॉजिटिव, बी अटेंटिव टू लेक्चर्स। हमारी कोशिश है कि छोटा लेक्चर दें, कम दें, ताकि आप उसे फॉलो कर सकें। एग्रेसिव लेक्चरिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, और प्लीज फॉलो इट। और फॉलो करने के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा, सो दैट आई कुड नो, आई कुड अंडरस्टैंड वेदर यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स। विदाउट फीडबैक आई एम वर्किंग लाइक अ ब्लैक बॉक्स, और वो ब्लैक बॉक्स में क्या है अंदर मुझे पता नहीं। तो फीडबैक देने में कोताही मत कीजिए। गिव योर फीडबैक, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एट एनी प्लेस, आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज मच एज पॉसिबल। तो ये लास्ट लेक्चर है इनडायरेक्ट ड्यूटी फंक्शन में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे उसमें थोड़ा सा एक समरी व्यू पॉइंट इसका पहले देंगे, एंड देन वी विल मूव टू द सेकेंड यूनिट, और वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो वहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो माई गुड विशेस टू यू, और आई होप यू विल कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, और अपने आप को हेल्दी महसूस कीजिए। गुड लक एंड गुड विशेस।